सो हेलो एवरीवन। जय हिंद। यूनिफाइड जीएस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हम साइंस का अपना सीरीज़ कंप्लीट कर रहे थे, जो अभी सीएपीएफ पेपर सीडीएस और एनडी होने वाला है उस खास उसको टारगेट करते हुए। ठीक है, तो हमने अपना चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों कंप्लीट कर चुका है। क्लास 10th की साइंस है ये। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। मैंने साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू एज अ प्रूफ भी दिखाया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमने कितना पढ़ा और आपसे बन पाएंगे कि नहीं। इस चैप्टर में मैं क्या करने जा रहा हूँ अभी, जैसे कि ये चैप्टर हम पढ़ लेंगे, साथ ही साथ इसके बाद मेरे पास ये पीवाईक्यूज़ है। अभी पीवाईक्यूज़ काय के हैं? मतलब मेटल नॉन मेटल से रिलेटेड जिस जिस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए, जैसे सीएपीएफ में आया हो, ठीक है, सीडीएस में आया हो, या फिर सीआईएसएफ एसी एक डिपार्टमेंट उसके लिए होता है, उसमें अगर आया हो तो आपके लिए वो सही है। मतलब जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने हैं वहाँ वहाँ से आप कर सकते हैं, जहाँ जहाँ से आए वहाँ वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं अपन आज का ये टॉपिक। इसमें देखो यार, फिर से मेटल नॉन मेटल से आते भी हैं और कभी कभी नहीं भी आते हैं। ठीक है, पर एक दो मुश्किल से आ जाएंगे। आता है तो कुछ थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए आपकी मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ पे आ जाता है, या फिर थोड़ा बहुत एक जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी या थोड़ा लास्ट में जो बताऊंगा उस पे आएगा। ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जो आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेंगे, तो वो आपको कहाँ से सीखना है? वो आपको पीवाईक्यू से सीखना है। पीवाईक्यू जब आप करेंगे तो यार आप दो काम कर सकते हो, या तो आप उस क्वेश्चन को कर लो कि यार मैंने पढ़ा नहीं तो छोड़ दूँ, या तो उस क्वेश्चन को बस रीड कर लो क्योंकि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को रीड कर लो तो आपका काम बन जाएगा। तो शुरू करते हैं अपन, बिना देरी करे। सब पेन लो, चलो ये आज रेड से करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? मेटल्स और नॉन मेटल्स। पढ़ते हैं। इसमें यार मेनली ना अपन रीड करके ही पढ़ेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा खास समझाने वाला नहीं है। क्या बोलता है? द इजिएस्ट वेस्ट। सबसे पहले मेटल से, जब भी आपको मेटल समझ में आता है, एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, वैसे तो आप जानते होंगे, पर मेटल मतलब सबसे पहले यही दिमाग में आना चाहिए कि मान लीजिए कोई भी मेटल है, जनरली जो एक उसका कैरेक्टर होता है कि भैया वो हार्ड होगा जनरली। ठीक है, हर मेटल हार्ड नहीं होता, पर फिर भी जो एक्सेप्शन होते हैं उसे हम याद करेंगे। पर फिर भी जैसे ही मेटल आए तो आपके दिमाग में ये थोड़ी थोड़ी बातें आ जाती होंगी कि यार वो बहुत हार्ड होगा। ठीक है, थोड़ा चमकदार थोड़ा चमकदार जैसा दिखता होगा, तो मैं बोल देता हूँ उसको शाइनिंग। ठीक है, अब शाइनिंग हो गया, आई एन जी आएगा। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। शाइनिंग हो गया, कोई मेटल होगा वो हार्ड होगा, वो शाइनिंग होगा। साथ ही साथ अगर जैसे हम बोलते हैं कि मान लीजिए अगर कहीं करंट है और वहाँ पे कोई लोहा या कुछ भी हो, तो लोहा एक मेटल होता है, तो अगर आप लोहा लगाएंगे या कोई मेटल लगाएंगे तो उससे करंट पास होगा, तो मैं इससे ये बोल सकता हूँ कि भैया वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होगा। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सिर्फ ये अपन नॉर्मल, अभी अपन को चैप्टर शुरू नहीं किया। सिर्फ मान लीजिए अगर मेटल हमारे पास रहता है तो हमें जनरली जो एक साधारण से इंसान को थोड़ा बहुत जो चीज़ें पता होती है, बस मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, वो सामने वाला हिंदी में बताएगा, अगर किसी को नॉर्मल पता भी होगी। ठीक है, उसको कैसे कैसे उस हर शब्द को क्या क्या बोलेंगे बात अलग है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई मेटल है तो हम उसको हथौड़े से मार के थोड़ा चौड़ा भी कर सकते हैं। अब ये वर्ड मैं यहाँ पे अभी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उसका वर्ड है तो हम डायरेक्ट वो याद करते हैं। ठीक है, मतलब ये कुछ तीन चार प्रॉपर्टीज जो हैं वो आमतौर पर सभी को पता होती हैं। तो शुरू करते हैं अपन। देखो, क्या करते हैं अपन, सीधे सीधे जो मेन मेन चीज़ है मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ। क्या बोलता है कि मेटल जो होता है, मेटल इन देयर प्योर स्टेट, क्योंकि हर मेटल एकदम जैसा आपको प्योर स्टेट में नहीं मिलता, कुछ कुछ वो इम्प्योरिटीज़ और के साथ भी होता है, वो सब क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या बोलता है कि मेटल जो होता है उसके ऊपर शाइनिंग सरफेस होती है। हर मेटल के ऊपर नहीं, पर कुछ मेटल्स के ऊपर शाइनिंग सरफेस होती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेटेलिक लस्टर, या फिर आप सीधे लस्टर भी बोल देते हो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मेटल जो होता है वो शाइनिंग सरफेस, मतलब थोड़ा चमकदार दिखता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? लस्टर। अब जो मैंने यहाँ पे शाइनिंग लिखा था, इसको बस हम क्या बोलते हैं, इसका केमिस्ट्री में क्या नाम पड़ गया? लस्टर। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। ये शाइनिंग वाली चीज़ आपको पहले से पता थी, बस आपने एक नया वर्ड सीख लिया, उसको याद रखना, और कोई भी नई बात अभी तक आपने नहीं सीखी है। ठीक है, लस्टर हो गया। अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि ये सब ईजी है। ठीक है, फिर आप ये पाएँ कि भैया आपके मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं।
तो हमें दूसरा प्रॉपर्टी मिल गई। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, सही बात है भैया, मेटल टू मेटल पे हार्डनेस जो है वो थोड़ा लगे कि इसकी ज़्यादा हार्डनेस है, इसकी कम हार्डनेस है। तीसरी चीज़ हमें पता पड़ी कि सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। जिस मेटल को आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेलिबिलिटी। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेलिबिलिटी। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल? हाँ भैया, क्योंकि एक छोटे से गोल्ड के टुकड़े से आप हथौड़े से मार मार के थोड़ी लंबी चेन बना सकते हैं। ठीक। दूसरी चीज़ क्या बोलता है? बोलता है कि एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रोन इनटू थिन वायर्स। अब आप मेटल्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हो सर? थिन वायर्स में। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, थिन वायर्स और थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे। याद ऐसे रखना है कि जो डक्टिलिटी, डक्ट मतलब एक पाइपलाइन होती है, अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे। डक्ट मतलब होता है पाइपलाइन, पाइपलाइन मतलब वायर जैसी। ठीक, उस हिसाब से आपको याद रखना है कि थिन वायर बोले तो डक्टिलिटी। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, मेलेबल भी उसने बोला था, हमने बोला ठीक है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। वो ये कहना चाहती है कि अगर आपके पास 1 ग्राम का गोल्ड है तो आप इससे कम से कम 2 किलोमीटर की एक लंबी वायर बना सकते हो। ठीक। इट इज बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। ठीक है, सभी सब ठीक है। टेकन एल्यूमिनियम, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब क्या बोलता है? द अबव एक्टिविटी, इन्होंने कुछ करा होगा और उसमें क्या इनका कंक्लूजन निकला कि दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या मेटल के पास गुड, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब हीट इसमें जल्दी से पास जाती है, और हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक, मतलब थोड़ा ज़्यादा देर तक आपको गर्म करना पड़ेगा। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर and copper. Lead and mercury are comparatively poor of heat. Do metals conduct electricity less? इसने एक यहाँ पे आपको एग्जांपल अगर आपको याद रखना है तो लेड और मर्क्यूरी थोड़े पुअर कंडक्टर होते हैं, वहीं पे सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर है हीट के। ठीक है, सब यार एकदम याद कराने वाली चीज़ें नहीं, आपको बस देख के और सिर्फ समझनी रटनी है, और कुछ खास समझाने वाली चीज़ें नहीं है। फिर आगे बोलता है कि मस्ट हैव सीन दैट वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैविंग अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड or a rubber-like material. Why are electric wires coated with such substance? What happens when metals strike a hard surface? Do they produce a sound? The metal that, मतलब वो बस आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि भैया एक पहली चीज़ तो क्या कि मेटल जो है आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम पहले ऊपर देख चुके हैं। फिर बोलता है कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं क्या? तो मेटल जनरली हमेशा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द मेटल दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। जो भी मेटल गिरने पे आवाज़ करे उसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस। ठीक, तो कुछ चुनिंदा हम प्रॉपर्टी बस यहाँ पे हल्की हल्की लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने लस्टर पढ़ा, पीडीएफ में लिख लेते हैं। मेटल, नॉन मेटल, नहीं ये नहीं दिख रहा। मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, बस जल्दी जल्दी लिख के हम वापस जा रहे हैं। हमने सबसे पहले पढ़ लिया लस्टर, ये सिर्फ उसके लिए कि आपका रिवीजन हो जाए, पता तो आपको हो गई। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने पढ़ा गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तीसरी चीज़ हमने पढ़ा हाई मेल्टिंग पॉइंट। चौथी चीज़ हमने पढ़ा मेलिबिलिटी। पांचवी चीज़ हमने पढ़ा डक्टिलिटी। ठीक, छठी चीज़ हमने पढ़ी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इस हीट में कहाँ गया ये? हीट में हमने एक चीज़ पढ़ी थी क्या? सिल्वर। जी सिल्वर होता है, सिल्वर और कॉपर ये दोनों बेस्ट हैं हीट के लिए। ठीक है, और लेड मर्क्यूरी बेकार है। फिर सातवीं चीज़ हमने क्या पढ़ी थी? एक लास्ट थी सोनोरस, सोनोरस, यस, सोनोरस। ठीक, ये मेन चार चीज़ हैं किसकी? मेटल्स की। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं बस फटाफट रिवीजन करने के लिए। अब नॉन मेटल की बारी आती है तो क्या बोलता है? इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स आर एज कम्पेयर टू मेटल। ठीक है, ठीक। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल आर कार्बन,
sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. The non-metals are either solid or gases except bromine which is liquid. अब एक चीज ध्यान रखिए, नॉन मेटल को क्या बोल रहा है कि नॉन मेटल जनरली सॉलिड होते हैं या गैसेस होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमाइन। यहाँ पे आपको एक्सेप्शन अलग से लिखना है, मैं एक्सेप्शन एक अलग कलर से लिख रहा हूँ, उसको आपको याद रखना है। एक्सेप्शन यहाँ पर है, क्या है, टिक कर देता हूँ, कि ब्रोमीन जो कि एक नॉन मेटल है, ब्रोमीन जो कि एक नॉन मेटल है, वो क्या है, वो लिक्विड है। ठीक, इसको हमें बार बार रिवाइज करना है, ये पूछा जा चुका है। जो जो एक्सेप्शन है वो हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। ठीक, ब्रोमीन एक नॉन मेटल जो कि लिक्विड है, हमने उसे याद कर लिया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव कंक्लूड दैट वी कैन ग्रुप एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अभी नहीं नहीं नहीं, अच्छा, मतलब वो ये बोल रहा है कि भैया जो सभी मेटल है ना, बस मर्क्यूरी को छोड़ के सभी मेटल सॉलिड है। तो बात सही है, मतलब मर्क्यूरी जो है, यहाँ पे इसको फिर से एक्सेप्शन लिख देते हैं। क्या बोल रहा है कि मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी जो है एक मेटल तो है, पर एक्सेप्शन, मर्क्यूरी एक मेटल तो है पर वो क्या है, वो लिक्विड रहता है। जबकि यहीं पे सारे मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके सारे मेटल सॉलिड होते हैं। ठीक, ये दूसरा आपका एक्सेप्शन हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव सभी के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, पर गैलीलियम और सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये लीजिए, आपका एक और एक्सेप्शन आ गया कि गैलीलियम, सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, मेटल होते हुए भी क्या है, ये दोनों मेटल हैं, दोनों क्या है, मेटल हैं, पर इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक, तो ये क्या हो गया, आपका एक्सेप्शन हो गया। अभी तक हम तीन एक्सेप्शन याद कर चुके हैं। पहला ब्रोमाइन जो कि नॉन मेटल था और वो लिक्विड रहेगा। ठीक है, दूसरा आपका मर्क्यूरी जो कि एक मेटल है, मेटल होते हुए भी वो किस में रहेगा, वो लिक्विड स्टेट में रहता है। तीसरा गैलीलियम सीजियम जो कि एक मेटल है, मेटल होते हुए भी उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो रहेगी, जबकि सभी मेटल की लगभग लगभग हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, क्या बोलता है, दीज टू मेटल विल मेल्ट, मतलब वो ये बोलता है कि भैया ये इतनी, इनकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी ज़्यादा कम होती है कि अगर आप इनको हाथ पे रख लें तो तुरंत के तुरंत मेल्ट हो जाएंगे। फिर बोलता है आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्टरस। ये सारी एक्सेप्शन की दी हैं। ठीक है, आयोडीन भी जो है एक नॉन मेटल है, और हमने बोला था कि लस्टरस जो किसकी प्रॉपर्टी होती है सर, लस्टरस आपकी मेटल्स की होती है, पर यहाँ पे नॉन मेटल भी लस्टरस होती है, ये भी आपका एक्सेप्शन बन गया। ठीक, फिर कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप। डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, नोन एज वेरी, इसको तो पूरा याद रखना आपको, known as very high melting point and boiling point. Graphite, another allotrope of carbon, is a conductor of electricity. अच्छा देखो, इसने क्या बोला कि भैया कार्बन जो है एक नॉन मेटल है। अब कार्बन के ना अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना, भगवान भगवान इस रूप पे, ये इस धरती पे ये रूप लेकर आया, मतलब उनके अलग अलग रूप हैं, वैसे ही कार्बन के भी अलग अलग रूप हैं। उसका उसी को हम रूप लेने को हम क्या बोल देते हैं, एलोट्रॉप बोल देते हैं। मतलब कार्बन का अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग रूप है, तो उसको हम एलोट्रॉप बोलते हैं। पहला रूप बोल दूं या पहला एलोट्रॉप बोल दूं, तो इसने क्या बताया, कार्बन का पहला एलोट्रॉप डायमंड। डायमंड जो है हमें पता है वो बहुत हार्ड होता है, जबकि नॉन मेटल हार्ड नहीं होने चाहिए, तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंस, फिर से ध्यान रखिए, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, सिर्फ सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ इसकी जो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब आप इसको जल्दी पिघला नहीं सकते, जल्दी गर्म करके वो जल्दी मेल्ट नहीं होगा। दूसरी चीज उसने बताई कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट किससे बना है, कार्बन से। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ये इसका अनदर एलोट्रॉप है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट। पर इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता था, वो तो मेटल करता था, यहाँ पे नॉन मेटल कर रहा है, इसलिए एक्सेप्शन में आ गया। दूसरी चीज, चौथी चीज, अल्कली मेटल। रिमेंबर अल्कली क्या होते थे, बेसिस वाले हमने कुछ पढ़े थे। ठीक है, अल्कली मेटल जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। ये क्या है भैया, ये सब सारे मेटल्स हैं, पर ये सब
मेटल्स हैं, ये सब मेटल्स हैं, मेटल्स को क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, पर ये सब क्या है, सॉफ्ट है, तो ये भी किस में आ जाएंगे, एक्सेप्शन में आ जाएंगे। और इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, लो है। ठीक, ये सब आपको पूरा याद करना है ऊपर से लेकर नीचे तक, इसको आप एक बार बस पढ़ लेंगे तो भी याद हो जाएगा। फिर क्या बोलता है, मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। ये अगर आपने ये चैप्टर कल का नहीं पढ़ा है जिसमें हमने एसिड बेस सॉल्व करा था, तो उसमें हमने बताया था कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, और मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक के। ठीक है, व्हेन डिजोल्व इन वाटर, ये बता दूं ये PYQ है आपका। नॉन मेटल्स, अभी अगर आप, रुकिए मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, मैंने अभी देखा था कहाँ पे, ये देखिए। तो मिनट रुकिएगा, देखिए ये अभी हम क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ नॉन मेटल्स आर डिजोल्व इन वाटर। देखिए ये हम अभी अभी हमने पढ़ा, नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिजोल्व इन वाटर। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, दे प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। ये ऐसे आता है एनसीईआरटी सूट के, कब का है, 2022 में सीडीएस का पूछा गया सवाल है। ठीक, बात समझ आ गई। आई होप ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज थी। एक बार हल्का सा अभी अभी दिख गया तो इसको एक बार हल्का सा कर लेते हैं। क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज लिक्विड। कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है, मैं अभी पता है पर अपन एक बार आपको दिखा दूं। मर्क्यूरी है, ये देखिए, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, जो सॉलिड सारे होते हैं पर मर्क्यूरी को छोड़ के सभी सॉलिड, तो लिक्विड कौन हो गया, मर्क्यूरी हो गया। ठीक है, मर्क्यूरी का साइन Hg, मर्क्यूरी का साइन होता है Hg। ठीक, कैन बी इजिली कट विथ अ नाइफ, यहीं पे अभी हमने पढ़ा सोडियम पोटेशियम और लिथियम। तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हमने क्या पढ़ा था, कॉपर, और कॉपर के साथ एक क्या पढ़ा था, सिल्वर, सिल्वर हमने पढ़ा था। इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो हमने क्या पढ़ा था, लेड पढ़ा था, और लेड के साथ भी एक और कुछ पढ़ा था फर्स्ट ईयर की। ठीक, तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। मेलेबल का मतलब क्या हुआ, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, मेलेबल आपका क्या होता है, मेलेबल आपका जो शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, डक्टाइल, डक्ट मतलब पाइप, पाइप मतलब वायर, तो डक्टाइल जो वायर्स में कन्वर्ट हो जाती है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब यहाँ से जो है चीज़ आपके लिए थोड़ी सी बस, थोड़ा ध्यान ला के समझना। ये तो बस ऐसा था कि आपको देखना है और रटना है, और क्वेश्चन सीधे आ जाते हैं। देखो मैंने आपको अभी भी दिखाया, अभी मैं आपको अगर अभी मान के चलो मैं इस पर दिखा दूँ थोड़े बहुत देख के कि आपको, रुकिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल प्रोड्यूस, नहीं नहीं ये भी, द रिएक्शन, ये भी नहीं, ये भी नहीं होंगे, अब बहुत सारे, पर अपने को ऐसे करके ढूंढना पड़ेगा तब कुछ काम बनेगा। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ नॉन मेटल बट लस्टरस। ये पूछा है CDS 1 2021 में। अभी हमने पढ़ा था कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि नॉन मेटल है पर लस्टरस है। पहले मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा दूं, हमने अभी कहाँ पढ़ा, ये देखो, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्टरस। ये किस में पूछ दिया, CDS में डायरेक्ट उठा के, तो आंसर क्या है, डी। ठीक है, इसमें मैंने आपको आंसर एक्सप्लेनेशन दोनों दिए, तो ये PDF में सेंड कर दूंगा आपको अपने टेलीग्राम पे। देखो टेलीग्राम में क्या हो रहा है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक पता नहीं पिन नहीं हो रही, तो आपको बस इतना करना है, हल्की सी थोड़ी सी मेहनत, कि मेरे जैसे आप हम अपने चैनल पे जाएंगे ना, तो ऊपर ही चैनल पे ऊपर ही टॉप पे एक लिंक दी होगी, टेलीग्राम की लिंक होगी, बस आपको उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। या फिर यूनिफाइड जीएस के नाम से सर्च करेंगे तो एक ब्लू कलर का आइकन आएगा, बस वही है। ठीक है, जो अपने चैनल का आइकन है, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी की सारी PDF जो हमने पिछले 2 क्लास की करी, ये PYQ सब मिल जाएंगे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से जो चीज़ है, यहाँ से अब ये अपन आएंगे, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ जो कि 2-3 पेज बाद दिए, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ से। बस उसको अगर अभी के अभी कम से कम 5-10 मिनट ला के याद कर लेंगे तो आगे सारी चीज़ें 1-1 2-2 मिनट में होती रहेंगी। ये, तो देखिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज है ना, इस पूरे चैप्टर की जान है। मतलब अगर आपने इसको अच्छे से याद कर लिया, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप इसे बस कम से कम 5 मिनट जितने में कहानी सुना रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से सुनेंगे, एकदम अच्छे से याद हो जाएगी। कहानी कुछ ऐसी होती है, देखो इसमें हमें कहानी के थ्रू मतलब मेन याद क्या करना है, ये कुछ आपके एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं, इसमें से ये याद करना रहता है हमें कि कौन किससे रिएक्ट होता है, पहली बात, और कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब कि मोस्ट रिएक्टिव, अगर मैं बोल दूं मोस्ट रिएक्टिव मतलब मोस्ट पावरफुल आदमी कौन है।
सबसे ऊपर जो बैठा है मोस्ट पावरफुल, उसके नीचे उससे कम, उसके नीचे उससे कम, और सबसे नीचे वाला सबसे कम। अच्छा, पावरफुल का मतलब, ये पावर का मतलब क्या हो गया कि मान लो अगर कहीं भी किसी लड़ाई में सोडियम आ जाता है और कैल्शियम आ जाता है, तो सॉरी पोटेशियम और कैल्शियम आ जाता है, तो हमें पता है पोटेशियम ज़्यादा पावरफुल है, तो पोटेशियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देगा। बस यही हमको, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा किसी भी एक्टिविटी, किसी उसमें समझने के लिए, यही हमको याद करना है। ठीक है, मैं पीवाईक्यू कराऊंगा तो उसको आपको समझ में आएगा कि भैया इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो कहानी अपन शुरू करते हैं। तो क्या होता है, ऐसे समझिए कि ठंड का टाइम होता है। किसका टाइम होता है? ठंड का टाइम होता है। और ये एक पूरा का पूरा एक परिवार है। ठीक है, जिसमें पापा है, मम्मी है, दादा है, दादी है, बेटे हैं, बेटियां हैं। ठीक है। अब इनको क्या होता है कि इनको, इन सभी को फंक्शन में जाना होता है। फंक्शन में जाने के लिए, ठंड का टाइम है, याद ऐसे ही रखना है, ठंड का टाइम है, इन सबको फंक्शन में जाना है। फंक्शन में जाने के लिए इन सबको नहाना पड़ेगा। ठीक, उसे से रिलेटेड है बस। क्या है कि हमने सबसे पहले एक कास्ट लिया, जिसको हमने दिया है, घर में माँ तो होती है, तो मैग्नीशियम से हमें माँ याद रखना है। क्या? मैग्नीशियम से हमें माँ याद रखना है। सबसे पहले आपको कॉपी पे यही लिखना है। ठीक, मैग्नीशियम। अब नहाने के लिए सबसे पहले किसको बोला जाता है? नहाने के लिए सबसे पहले बेटों को बोला जाता है। तो बेटे जो है, हमने ऊपर ही पढ़ के आए हैं कि आपका जो पोटेशियम है और सोडियम है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट मतलब मैं ये बोल दूं, सॉफ्ट है मतलब कि मैं अगर इसको इससे रिलेट कर दूं कि दोनों छोटे बेटे हैं। क्या है? घर के छोटे बेटे। कैसे रिलेटेड करा हमने? क्योंकि दोनों सॉफ्ट है, नाइफ से भी कट सकते हैं, अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने उनको छोटे बेटे से रिलेट किया। अब इन छोटे बेटों को ना, ठंडी में क्या होता है, गर्म पानी हो नहीं पा रहा होता है किसी वजह से। तो इन छोटे बेटों को मम्मी किससे बोलती है नहाने के लिए? किससे नहवा देती है? इनको नहवा देती है कोल्ड वाटर से। कोल्ड वाटर से किसको? इन दोनों को। तो जैसे ही दोनों कोल्ड वाटर से नहाते हैं ना, तो ठंड का टाइम रहता है, तो छोटे रहते हैं तो एकदम बहुत तेज चिल्लाने लग जाते हैं। क्या करते हैं? बहुत तेज, एकदम कोल्ड वाटर होता है तो चिल्लाने लग जाते हैं। इतना तेज चिल्लाते हैं कि ऐसे मानो कि ये घर ही सर पे उठा लेंगे। घर सर पे उठा लेंगे मतलब कि ये हो सकता है ये ब्लास्ट कर, मतलब ब्लास्ट कर दें। ऐसा ऐसा चिल्लाते हैं कि घर ही ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, किसकी बात करूं मैं? सोडियम और पोटेशियम की। नेक्स्ट आता है कैल्शियम। कैल्शियम इनका बेटा होता है। इसको भी किससे नहवाते हैं? इसको भी ठंडे पानी से नहवाते हैं। ठीक है, पर क्योंकि ये इन दोनों से बड़ा होता है और थोड़ा हार्ड होता है, हमें हमें पता है कैल्शियम थोड़ा हार्ड होता है, इन दोनों से बड़ा है, हार्ड है, तो इसको भी कोल्ड वाटर से नहवाते हैं। पर ये उतनी तेजी से नहीं चिल्लाता है, तो थोड़ी बहुत हीट रिलीज करेगा, जिसको मैं बोल देता हूँ एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक का मतलब हम देख चुके हैं। इन द शॉर्ट, एक्सोथर्मिक क्या होता है कि कोई भी चीज जब हीट रिलीज करती है ना, तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ठीक, तीन चीज हमने याद करी अभी तक। एक माँ है, अभी माँ का कैरेक्टर अभी देखा नहीं, पर यहाँ पे कैरेक्टर माँ है। उससे पहले वो सबसे पहले तीन बच्चों को नहवाती है, दो छोटे बेटे रहते हैं, एक बड़े। ठीक, तो जो छोटे हैं, हमने कैसे याद करें कि छोटे पोटेशियम सोडियम कमजोर है, मतलब नाइफ से काटे जा सकते हैं, इससे छोटे हैं, उनको ठंडे पानी से नहवा देती है। तो इतने ज्यादा चिल्लाते हैं कि ऐसा लगेगा घर ही ब्लास्ट कर देंगे, इसलिए ब्लास्ट लिख दिया। फिर कैल्शियम थोड़ा हार्ड है, तो बड़ा बेटा है, उसको कोल्ड वाटर से नहवाते तो उतना तेज नहीं चिल्लाता, पर भी थोड़ा बहुत गुस्सा करता है, तो हीट रिलीज करता है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, अब आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है मतलब मम्मी है, तो मम्मी कम घर के काम वाम करती, तो उनको गर्म पानी से नहाना जरूरी है। ठीक, तो इनको किससे, ये किससे, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। कौन? मैग्नीशियम क्या करेगा? हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। ठीक, अब बात आती है एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की। किसकी? एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। माँ के बाद कौन आएगा? पापा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का आपको किसको मानना है? एल्यूमिनियम को आपको पापा के कैरेक्टर में मानना है। जिंक और आयरन मतलब ये समझो, ये लोहे वाले हैं। लोहे मतलब बहुत पुराने लोहे, बहुत देर तक चलता है, और बहुत देर तक मतलब बहुत एज जिसकी हो जाती है। बहुत एज मतलब हम उसको समझ रहे हैं दादा दादी है। तो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये ना ठंडे पानी से नहाने का मन है इन लोग का, ना गर्म पानी से। किससे नहाते हैं? ये स्टीम से नहाते हैं। वही पानी है, बस गैस के फॉर्म में। ठीक, किससे? तो इन शॉर्ट, ये तीनों किससे रिएक्ट करेंगे? ये तीनों रिएक्ट करेंगे आपके स्टीम से। ठीक है, इसको इस तरीके से याद रखना है। ठीक, ये हो गए बच्चे हो गए, माँ हो गई, पापा मम्मी हो गए, दादा दादी हो गए। अब आ जाता है लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। देखो, लेड होता है ब्लैक कलर का, कॉपर ब्लू कलर का, मर्क्यूरी एकदम पतली सी होती है, सिल्वर गोल्ड ये सब है। तो मैंने इन सभी को बोला है कि ये सब जो है ना, इस घर की बेटियां हैं। दादा दादी के बाद जितनी भी नीचे बचे, सब सारी घर की बेटियां हैं। अब घर की बेटियों का क्या काम है कि उनको नहाना धोना नहीं है। उनको तो भाई अच्छा दिखना, अच्छे दिखने के लिए वो क्या यूज कर लेती हैं? वो सीधे मेकअप थोप लेती हैं, तो उनको नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि किसी से नहाती नहीं है, मतलब किसी से नहाती बोल रहा हूँ, ये नहाती नहीं है, फिर किसी से रिएक्ट नहीं करती। ये जैसी है वैसी ही दिखती है। तो मैं बोल दूं कि ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करती है। आपको ऐसे याद रखना है। नाम में ऐसे याद रखना है कि सबसे पहले लेड आएगा, फिर हाइड्रोजन छोटा सा एक जगह में याद कर लीजिएगा अपने दिमाग में, फिर कॉपर,
मर्क्यूरी मर्क्यूरी और वो सिल्वर गोल्ड पहन के अपना चांदी सोना पहन के मेकअप वेकअप थोप के आराम से चली जाती हैं। ठीक है, बस इस तरह की आपकी यहीं की कहानी खत्म होती है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक कहानी है, ठीक है, जिसमें लोग को फंक्शन में जाना है, नहाना पड़ता है। नहाने में सबसे पहला आता है सोडियम, सबसे पहले आपको मैग्नीशियम लिख लेना है सबसे पहले, जो जिसको हमने माँ का कैरेक्टर का नाम दिया है। फिर आता है सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम और सोडियम, सबसे पहले पोटेशियम फिर सोडियम, PS। ठीक है, पोटेशियम सोडियम में दोनों कमजोर हैं, नाइफ से काटे सकते हैं, इसलिए मैंने उनको छोटा नाम दिया। ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ब्लास्ट कर देते हैं। फिर कैल्शियम, कैल्शियम अगर कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है तो थोड़ी बहुत हीट रिलीज करता है, जिसको हम एक्सोथर्मिक का नाम दे देते हैं। फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मम्मी है तो उसको हम हॉट वाटर से रिएक्ट करवाएंगे। फिर एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, पापा और दादा दादी ये पुराने हो चुके हैं तो इनको स्टीम से नहाने का मन है तो स्टीम से नहाते हैं। बाकी इसके नीचे जो है वो जनरली किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी सी कहानी याद रखनी है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार देख लीजिए, बहुत ईजी है, आसानी से याद हो जाएगी। अब हमने जो याद किया भैया इसका फायदा क्या है, तो रुकिए मैं दिखाता हूँ। अब हम आते हैं अपने 2 मिनट, अब आते हैं अपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। तो क्या बोलता है कि वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग सेक्शन, दिस फॉर दिस कलेक्ट द सैंपल ऑफ दिस। अच्छा, मैं एक बार अगर यहीं पे आपसे अगर थोड़ा बहुत आपको याद आ जाए कि अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का से याद कर रहा हूँ तो मुझे बताइए कि एल्यूमिनियम और कॉपर में से मोस्ट रिएक्टिव कौन है। तो हमें अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद रहा कि एल्यूमिनियम कौन था मैग्नीशियम के नीचे, मैग्नीशियम के नीचे कौन था, Mg से माँ थी, एल्यूमिनियम से पापा, तो एल्यूमिनियम ऊपर थे, कॉपर तो बेटियां हैं तो नीचे रहेंगे, तो एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर कॉपर और आयरन, आयरन मतलब लोहा बहुत देर तक चलने वाला, जो कि दादा दादी का नाम दिया था, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होगा। आयरन और लेड में भी, लेड तो नीचे लड़कियां है तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होगा इन दोनों में से। लेड और मैग्नीशियम, लड़की है, लेड का नाम हमने लड़की के कैरेक्टर में दिया था, और Mg तो मैग्नीशियम मम्मी के से, तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव। फिर जिंक है, जिंक दादा दादी है तो जिंक दादा दादी नीचे थे तो ये लेस रिएक्टिव होंगे, तो इसमें भी मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव। जिंक और सोडियम में कौन, सोडियम छोटा बच्चा था तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। बस आपको ऐसे याद करना, और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, मतलब ऐसे पूछ देते कि एल्यूमिनियम ये सही है, ये सही है, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा और आपको उसमें उससे बताना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर। तो देखो, हमने ये जो एक्टिविटी 3.8 है, ये बोल रहा है कि आपने चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में सबसे पहले पर ही, और ये PYQ है, 2-3 बार आ चुका है, हमने पढ़ा भी था केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में। तो क्या बोलता है कि हमने देखा था कि मैग्नीशियम को अगर आप बर्न करते हो एयर में तो एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम छोड़ता है। ठीक है, और वो क्या होता है वो बताना है। तो हमने वहीं पे देखा था कि जब भी मैग्नीशियम बर्न करो, बर्न करो मतलब वो किससे रिएक्ट करता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता था तो क्या बना लेता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब उसके ऊपर जो है ऑक्साइड की परत लग जाती थी। तो हमेशा याद रखें कि मेटल को बर्न करो या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो, एक ही बात है। वो क्या बनाएगा, वो मेटल ऑक्साइड बना देगा, भले चाहे यहाँ पे कोई से मेटल हो। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने लिया कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ ऑक्साइड को रिएक्ट करा तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। सिमिलरली एल्यूमिनियम को ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। ठीक, अब बोलता है रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ HCl। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। देखो ये हम एसिड बेसिक में पढ़ चुके हैं। हमने क्या देखा था कि जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाता था वो। ठीक है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाता था। तो हमने ये देखा था कि मेटल ऑक्साइड जो है वो कौन से नेचर का है, वो बेसिक नेचर का है। तो वही चीज इसको यहाँ पे बोल रहा है। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। हमें ये पड़ गया था पिछले चैप्टर पढ़ने के बाद कि जो भी मेटल ऑक्साइड होते हैं हमेशा बेसिक नेचर के ही होते हैं। पर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भैया सही बात है कि जो भी मेटल ऑक्साइड होते हैं ना वो बेसिक नेचर के होते हैं, पर यहाँ पे दो मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जिसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। ये दोनों ऐसे हैं कि एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं। तो जो कोई भी एसिडिक और साथ ही साथ बेसिक बिहेवियर दोनों शो करे उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और बस आपको इन्हीं दोनों का नाम याद रखना है, ठीक है, याद हो गया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिडिक एज वेल एज ए बेसिक बिहेवियर शो करें। अब ये बिहेवियर होता क्या है, क्या कहना चाह रहे हो, तो फिर बोल रहा हूँ ये एसिड बेसिस में हमने डिटेल में पढ़ा है कि भैया बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है,
अगर आप नहीं, आपने जहाँ से पढ़ा होगा तो बेशक आपको पता होगा, नहीं पता है तो बस उतना सा पार्ट देख लीजिए अगर मन करे तो, पिछली वीडियो में जाके। ठीक है, फिर उन्होंने रिएक्ट करवा दिया भैया, Al2O3 को HCl के साथ डाल दो तो Al3 हो जाएगा और H2O बन जाएगा। ठीक है, सही सब ठीक है। सोडियम, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब ये देखो यहाँ पे दोनों इसने एसिड से भी रिएक्ट करा दिया और बेस से भी रिएक्ट करा दिया और फिर उसने अपना रिजल्ट बता दिया। फिर क्या बोलता है कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर insoluble इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली। ये लाइन भी हम याद कर चुके हैं क्या, कि जो बेस वाटर में डिजोल्व हो जाता है उसको हम अल्कली बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह क्या बोल रहा है कि सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ये दोनों ही किस में डिजोल्व हो जाते हैं, वाटर में। तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, हम इनको अल्कली बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत? और अल्कली पे PYQ है, मैंने आपको सॉल्व भी कराया था कल, एकदम वहीं से उठा के। ठीक, अब आगे क्या बोलता है, वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.9 दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। देखो हमने अभी अभी ऊपर बोला है कि मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये होगा, वो होगा, ये होगा। पर सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें सेम रेट से ऐसा जरूरी तो नहीं है। हो सकता है कुछ करे, हो सकता है कुछ ना करे, हो सकता है कुछ धीरे धीरे करे, हो सकता है कुछ जल्दी कर ले। सो डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। सही बात है भाई, अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होंगे। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम, जैसे कि वो बोल रहा है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर नाम लूं मेटल का, तो बोलता है कि भाई जो मेटल होता है कौन, पोटेशियम या सोडियम, अगर आप उसको ओपन रख देंगे, जैसे मान लीजिए सोडियम रख दिया, पोटेशियम रख दिया, सीधे आपने रख दिया, तो ऑक्सीजन इस पे लगने से या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से आग पकड़ लेता है। ठीक, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव मतलब इतना ज्यादा पावरफुल होता है ये। ठीक है, इसीलिए इसको बचाने के लिए, ताकि फायर न लगे, हम इसको किस में रखते हैं, हम इसको रखते हैं केरोसिन ऑयल में। याद रखेंगे कि सोडियम पोटेशियम को हम ओपन में ही रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि वो फायर पकड़ लेगा। इसीलिए हम इसको किस में रखते हैं, हम इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है सर, मैंने अभी भी देखा, मेरा पिछले 5-10 मिनट से ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, बट कोई बात नहीं, फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं, काफ़ी आगे तक पहुंच गए थे। चलिए कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ पे केरोसिन ऑयल तक देख ली थी कि भैया सोडियम और पोटेशियम आपका खुले में रहता है, खुले में नहीं रह सकते क्योंकि फायर पकड़ ले, हम इसको केरोसिन में प्रिवेंट करके रख सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोलता है कि अब आगे की कहानी बता रहा है, ऊपर मोस्ट रिएक्टिव की बता दी, फिर बोलता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये सब जो हुए, ये अपने आप ही इनमें ऑक्सीजन की लेयर या बोलूं ऑक्साइड की लेयर अपने आप चिपक जाती है या कवर हो जाती है। क्यों? क्योंकि खुलेआम मतलब ऐसे रहते हैं, ओपन रहते हैं, तो इनमें ऑक्सीजन की वजह से रिएक्ट करके ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। अब होता क्या है कि एक बार जब ये मेटल था तो इसमें पहले ऑक्साइड की लेयर एक तरीके से बन गई। अब इस लेयर की वजह से और ऑक्साइड नहीं लगेगा, मतलब और दूसरी परत नहीं चिपकेगी। ठीक, तो कोरोजन या ऑक्सीजन जैसे जो भी कुछ होता है वो नहीं होगा। इसी बात आगे बोलता है द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, ये भी बात सही है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट बोलता है यहाँ से कि आयरन जो है वो हीट नहीं होता, मतलब हीट होता है पर उसको ज्यादा हीट देनी पड़ती है। ठीक है, पर वहीं पे अगर देखिए जो आयरन फिलिंग्स होती हैं, जो छोटे छोटे कुछ आयरन के टुकड़े होते हैं, अगर आपने उसे गलती से किसी आग के उसमें डाल दिया तो बहुत तेजी से वो छिटकता है वो। फिर चौथी बात बोलता है कि कॉपर जो कि बर्न नहीं होता। देखो सब जो बोल रहे हैं ना बर्न नहीं होता, इसका मतलब बर्न नहीं होता, इसका मतलब जैसे कि आपको उसके लिए ज्यादा आग लगानी पड़ेगी, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके बर्न होगा। बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। पर अब ये बर्न नहीं होगा तो इसको फिर कैसे प्रिवेंट क्या करेंगे? तो बोलता है कि इसको, इसके ऊपर जो है ना कॉपर ऑक्साइड की एक ब्लैक कलर्ड लेयर को हम चिपकाते हैं। फिर बोलता है सिल्वर और गोल्ड, इसने हर एक की कहानी बता दी, क्या मतलब हर एक के बारे में छोटा छोटा डिस्कशन दे दी, जो अपन लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था कि सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, भले चाहे कितना भी ज्यादा टेम्परेचर हो। सही बात है। अब ये हम पढ़ चुके थे, फिर ये को पढ़ देते हैं। एनोडाइजिंग क्या होती है कि भैया एनोडाइजिंग जो है ना एक प्रोसेस है, किस बात की प्रोसेस? प्रोसेस फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। मतलब कि एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर को फॉर्म करना वो एनोडाइजिंग प्रोसेस है। एल्यूमिनियम जो है डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। अब एक प्योर एल्यूमिनियम को अगर आप खुले में रख दोगे ना तो कुछ टाइम बाद उस पर ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन रिएक्ट करने की वजह से उस पर एक परत जम जाएगी, काय की परत होगी, ऑक्साइड की।
दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्ट टू फर्दर कोरोजन। भाई क्या, अब एक बार चिपक गई तो अब वो कोरोजन नहीं होगा क्योंकि अब चिपक चुकी है। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। अब इस रेजिस्टेंस को और थोड़ा मोटा बनाने के लिए हम उसमें और ऑक्सीजन ऑक्साइड की लेयर लगा सकते हैं। कैसे? तो एनोडाइजिंग में होता क्या है कि हम क्या करेंगे, एक बीकर में सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, दो रॉड लेंगे, एक एनोड होगी एक कैथोड। ठीक है, एनोड पे हम चिपकाएंगे एल्यूमिनियम जो कि नेगेटिव रॉड होती है, तो उस पर एल्यूमिनियम पॉजिटिव वाली चिपका देंगे। कैथोड पे कैथोड लगी रहेगी। अब क्या होता है कि जब भी आप इलेक्ट्रोलाइज करवाओगे, मतलब करंट दौड़ाओगे दोनों से, तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन निकलेगा, किसमें से ऑक्सीजन, जो पानी से ऑक्सीजन निकलेगा, वो क्या होगा, वो किससे जाके रिएक्ट किससे जाकर रिएक्ट हो जाएगी, वो एल्यूमिनियम से। और जब एल्यूमिनियम से रिएक्ट होगी तो उस पे उस ऑक्सीजन की एक परत जम जाएगी जिसको हम बोलेंगे ऑक्साइड लेयर। फिर जब उस पे परत जम जाएगी तो हम उसको बाहर निकालेंगे और उसको एक कुछ अच्छे से पेंट कर देंगे या फिर डाई कर देंगे ताकि वो अच्छी लगे। उस पर लगी एक ऑक्साइड की लेयर ही है, लगी क्यों है, ताकि वो और कोरोड ना हो, इसलिए। ठीक, बस इतनी सी बात है, इसी को एनाडाइजिंग प्रोसेस बोलते हैं। आगे बोलता है, आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव। ये देख चुके हम। मैग्नीशियम उतनी तेजी से रिएक्ट नहीं करता है, थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है सोडियम से, लेस रिएक्टिव है, ठीक है, ये भी पता है। बट बर्निंग ऑक्सीजन डज नॉट। अब इसमें ये कहानी बोलता है कि भैया किसी भी मेटल को ना आग पे जलाने से ये नहीं पता पड़ता कि वो कितना ज्यादा रिएक्टिव है कितना कम रिएक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं पता पड़ता। तो ये चीज जानने के लिए कुछ और भी तरीके हैं, उसको देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग में बोलता है कि अच्छा मुझे क्या, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो ये हम पढ़ चुके थे, सीरियसली पढ़ चुके थे यार, बहुत सी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ। क्या पढ़ चुके थे भैया कि मेटल जब भी किसी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा। इसको याद कर लेंगे अगर आप नहीं जानते हैं तो। क्या कि मेटल अगर पानी के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, वो मेटल ऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन बना देगा। क्यों? पानी में क्या होता है, H2O। तो ऑक्सीजन मेटल के साथ चिपक जाएगा, बाकी हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर ये पोटेशियम था, पोटेशियम पानी में गया, पानी में से इसने OH जोड़ लिया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई और हीट एनर्जी रिलीज हुई। मैंने बोला था ना, पोटेशियम और सोडियम वो छोटे बच्चे की अगर इनको ठंडा पानी डालो तो क्या होता है। देखो इसमें लिखा है, मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। ये हमने कहानी पढ़ी थी कि दोनों छोटे बच्चे थे, फंक्शन में जा रहे थे तो इनको ठंडे पानी से नहवाया गया तो चिल्लाने लग गए एकदम। ठीक, वहीं पे जो कैल्शियम था उस वो वाटर से रिएक्ट करा है तो थोड़ा कम वायलेंट हुआ, क्योंकि बड़ा लड़का है तो थोड़ा बहुत चिल्लाएगा पर उतना नहीं। फिर उसके बाद किसकी कहानी आ गई, उसके बाद आगे कि मैग्नीशियम जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम को हमने मम्मी माना था तो उसको हमने किससे रिएक्ट करवाया था, वो हॉट वाटर से रिएक्ट करी थी। ठीक है, और वो क्या बनाएगी, वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगी मैग्नीशियम। फिर आता है किसका, एल्यूमिनियम का, जिंक का, आयरन का। ये कौन थे, पापा मम्मी दादा दादी, जो कि किससे रिएक्ट करते थे, स्टीम से रिएक्ट करते थे। किससे रिएक्ट करते थे, स्टीम से रिएक्ट करते थे। ठीक, स्टीम से रिएक्ट करते थे और क्या बनाएंगे, वही चीज मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये सब वही कहानी है यार जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ ली। अब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, पर आपने अगर वो कहानी या वो जो मैंने सुनाई वो सुनी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा चीजें। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो ये भी देखा था कि क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा। मेटल जब भी एसिड के साथ मिलेगा तो सॉल्ट नमक बना देगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करा देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हम पहुंच चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन विद डाइल्यूट HCl, ये सब लिख देना, निकाल देना। क्या बोलता है कि हाइड्रोजन गैस इज एक नया पॉइंट है और ये जरूरी है, इसको याद रखेंगे। इसमें से दो लाइन, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। ये PYQ है। क्या है ये, PYQ। क्या, मेटल व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, जब भी कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा। पर हमने ऊपर देखा था कि सभी लोग क्या निकाल रहे थे, सॉल्ट बना के हाइड्रोजन गैस निकाल रहे थे। ठीक, इट इज बिकॉज HNO3 जो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस इतना याद रखो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बाकी मैं पढ़ लूंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करता है, इट ऑक्सीडाइजेज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीडाइज मतलब वो क्या करता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यही होता है ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइज का मतलब कि एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हटा देता है
और साथ ही किसी नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है। तो या तो वो N2 बना लेता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लेगा, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा। इतनी सी बात है। क्या बोला मैंने कि कुछ मेटल्स, कुछ नहीं, जब कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज करा दे किसको, हाइड्रोजन को। ऑक्सीडाइज मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, ठीक है, और किसी एन के साथ चिपक जाएगा। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। यहाँ पे ये एक्सेप्शन दे दिया इसने। क्या एक्सेप्शन दे दिया भैया? कि कुछ पर मैग्नीशियम, जो एम है आपकी मम्मी, और मैग्नीज, एम है दोनों, मतलब ये समझो मम्मी बड़ी मम्मी, जो भी समझना आप, ठीक है, एक तरीके से कहानी की तरह समझो कि ये दोनों, क्योंकि घर की माँ है, माँ कुछ भी कर सकती है, तो ये दोनों अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम या मैग्नीज, तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकती है। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। अब इसने कुछ ये ऐसा केस दे दिया, मतलब ये ऐसा कुछ है नहीं, दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल वाज फास्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम, द रिएक्शन वाज द आल्सो मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस, द रिएक्टिव डिक्रीज इन द। अब ये इसने दे दिया जो हम पहले पूरे केमिकल रिएक्शन में, अभी भी जो मैंने रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद कराई, वही सेम कहानी है। क्या कि मैग्नीशियम बड़ा होगा, एल्यूमिनियम छोटा, जिंक छोटा, आयरन छोटा, जो मैग्नीशियम ऐसे आ रहे थे लीस्ट रिएक्टिव से, वही था। नेक्स्ट आता है भैया एक कंसेप्ट है एक्वारेजिया का। होता क्या है एक्वारेजिया? एक्वारेजिया एक मिक्सचर है किस चीज का? कंसंट्रेटेड। रिमेंबर, कंसंट्रेटेड मतलब सीरियस वाला, सीरियस है ये। सीरियस क्या है? सीरियस मतलब डेंजर एसिड है। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ ही साथ नाइट्रिक एसिड, इसका मिक्सचर है। क्या उसको हम बोलते हैं? एक्वारेजिया। बहुत ज्यादा डेंजर, मतलब ये समझो एक कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, दो भाई दोनों तबाही, कुछ इस तरीके का। किस रेशियो में मिलाते हैं? 3:1 में मिलाते हैं। किस रेशियो में? 3:1 में। इसको आपको याद रखना है। ये इतने ज्यादा वो होते हैं कि ये गोल्ड को भी डिसॉल्व कर देते हैं। सोचो, गोल्ड पहले किसी से रिएक्ट नहीं करता था, कहीं भी कुछ नहीं होता था, पानी में डालो कोई डिसॉल्व नहीं, किसी में कुछ नहीं, पर इतने ज्यादा रिएक्ट होते हैं कि उनको इसमें डालोगे तो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। इवन दो नीदर ऑफ दिस एसिड कैन डू सो अलोन, पर यहीं पर अगर इन दोनों अलग अलग एसिड में डालोगे तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। सो एक्वा रेजिया इज अ हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। इस चीज को आपको याद रखना है। फिर हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स सॉल्ट। अब वो उसको देखते हैं कि देखो ये तो अपन लोग कर चुके थे। फिर से वही बात, ये सारी एक्टिविटीज वही पुरानी है यार, एसिड बेसिस वाली पूरी उठा के दे दी। क्या है कि भैया आपका एक ही नेल उसने चिपका दी, नहीं ये शायद होगी। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। वो क्या बोल रहा है कि जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर देंगे किसको? जो उनसे कम रिएक्टिव मेटल है। वही बात है कि अगर अगर मान लो इधर सोडियम लिखा है और इधर Mg, तो मुझे बताओ सबसे ऊपर कौन आता है? तो सोडियम। तो सोडियम जो है Mg को हटा देगा, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दिस। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक 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 ठीक। बस इतना, ये देखो, ये अपन लोग ने सबसे पहले इसी को पढ़ लिया था ताकि अपने कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो यही इस पूरी कहानी में यही समझाना चाह रहा है कि मान लो अगर इसका और इसका लड़ाई हुई, मान लो इसकी और इसकी लड़ाई हुई, तो क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, तो पोटेशियम जो है लेड को हटा देगा, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा। बस वही कहानी है। ठीक है ठीक है। हाउ डू मेटल नॉन मेटल रिएक्ट, ये कहानी ठीक हो गई। अच्छा, अब मैं आपको, चलिए छोड़िए, देखो एक वो लिख के बताता हूँ। जैसे कल हमने पढ़ा था कि एक रिएक्शन थी, पोटेशियम आयोडाइड प्लस PbNO3 होल ट्वाइस। उस टाइम मैंने मना किया था कि याद मत रखना क्या बनाएगा, अभी भी बोल रहा हूँ याद मत रखना कि क्या बनाएगा, पर अब आपको पता है कि कौन क्या बनाएगा। मुझे पता है कि भैया पोटेशियम और लेड में से, इन दोनों में आपस में कंपेयर करने लग जाना अलग अलग। पोटेशियम और लेड में से ताकतवर कौन है? पोटेशियम। तो पोटेशियम लेड को हटा देगा। अब पोटेशियम ने लेड को हटा दिया तो पोटेशियम आ गया, और साथ ही साथ उसने NO3 बन के साथ 2 बन गया, और बच क्या गया? वही Pb और I2। ठीक है, इसको बैलेंस करना है, वो कहानी अलग है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो ये इस तरीके से आपकी रिएक्शंस कोई भी बनती है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। फिर बोलता है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, ये कहानी यही। अब वो ये बोलता है कि मान लो कोई भी एक मेटल या नॉन मेटल वो रिएक्ट कैसे करते हैं। तो जनरली वो एक तरीके का ना बॉन्ड बनाते हैं। अब आपने ये 9th क्लास में ही पढ़ा होगा
कि हर उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे Na का जो एटॉमिक नंबर है वो है क्या है 11। 11 मतलब ये कैसे बटेंगे मैं सिखा नहीं सकता, क्योंकि वो 9th क्लास में आप सीख चुके हैं और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वो 281 में, तो इसके लास्ट शेल में 1 आ गया। ये किसकी, सोडियम की बात करें। पर क्लोरीन, क्लोरीन का नंबर क्या है 17, 17, 17 है। 17 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, 8, 7, ये भरने की एक प्रोसेस होती है। अब एक इस शेल को कंप्लीट करने के लिए मुझे 7 चाहिए, और क्लोरीन को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो यहीं से जब शेयर करते हैं तो ये आपस में अपना अपना बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, यही होता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड मतलब ये होता है कि एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव जब मिल जाते हैं तो वही आयोनिक बॉन्ड, मतलब अपोजिट चार्जेस होते हैं। ठीक है, वही आयंस मिल जाते हैं और वो अपना बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है MgCl2। तो Mg के लास्ट में दो थे, पर एक क्लोरीन को एक ही चाहिए, एक क्लोरीन को एक ही चाहिए। तो ये एक एक दोनों को दे देगा और ऐसे MgCl2 बन जाता है। ठीक है, यही आयोनिक बॉन्ड, ये इसी को हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब आयोनिक कंपाउंड भी वही, जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ तो उसने अपना आयोनिक कंपाउंड बना लिया, वो क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ऐसे करके। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आपको कुछ जरूरी है पढ़ना है तो इसको देखेंगे अपन। क्या है, फिजिकल नेचर की बात करें तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, आर सॉलिड होते हैं, और कहीं ना कहीं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे से शेयर करके बने हैं ना, कोई अपना अपना लेके नहीं बना है, शेयर करके बने होते तो आपको थोड़ा इधर उधर रहता है कि नहीं वो ना चले आपने चले आओ। तो आप एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। दिस कंपाउंड आर जनरली ब्राइटल जनरली ब्राइटल, ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ठीक है, हार्ड होता है पर अगर आप ज्यादा प्रेशर दोगे ना तो टूट जाएगा, वो ये कहना चाह रहा है। अब ये नहीं कि कॉन्ट्रेक्ट मत ले लेना कि हार्ड भी है और ब्राइटल भी है, मतलब हार्ड तो होता है, आसानी से नहीं टूटेगा। पर जो अगर आप प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे तो भैया कोई भी चीज रहेगी टूट ही जाएगी। ठीक है, फिर बोलता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब आपको इसे पिघलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी मेल्ट करने के लिए, और बॉयल करने के लिए बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज बिकॉज कंसिडरेबल, भाई वही है, स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी, तो ये जो है ये जनरली सॉल्युबल होते हैं पानी में, और इनसॉल्युबल होते हैं जैसे कि केरोसिन पेट्रोल में। बस इतना ही याद रखो, उससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। क्या, कि आयनिक बॉन्ड है तो जनरली पानी में सॉल्युबल होते हैं। याद रखने के सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड वही है अपना नमक, टाटा, टाटा सॉल्ट, सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। मतलब ये होता है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, वो सॉलिड होंगे तो जाहिर सी बात है भाई, कोई भी चीज सॉलिड होगी तो नहीं कर पाएगी, कोई भी चीज नहीं, जनरली ये जो होते हैं आयनिक कंपाउंड होते हैं वो नहीं इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाएंगे। पर वहीं पे अगर वो थोड़े मोल्टन स्टेट के हो जाए, थोड़े थोड़े लिक्विड स्टेट के हो जाए, तब उसमें से आयंस इधर उधर मूव कर सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट पास कर सकते हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए भगा रहा हूँ कि ये सब छोटी मोटी चीजें जो आप याद रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से आता है अकरेंस ऑफ मेटल की बारी। क्या बोलता है अर्थ क्रस्ट इज मेजर सोर्स ऑफ मेटल। भैया बात ये है कि मेटल आता कहाँ से, कोई भी मेटल हो, गोल्ड हो, सिल्वर, आता कहाँ से। तो कहाँ से आता है, कहीं से नहीं, पेड़ पौधे से नहीं, अपने पृथ्वी के अंदर से ही आता है। सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम सोल्यूबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड। जैसे कि जो पानी होता है वो नमक होता है, कहाँ से बनता है, हमारे पानी से ही निकलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो नमक हमारे इंडिया में कहाँ से निकलता है, गुजरात से। ठीक है, sea water also contains soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. The elements or compounds which occur naturally in the earth crust are known as minerals. जो नेचुरली पाया जाता है हम उन्हीं को तो क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। सम प्लेसेस मिनरल, कहीं कहीं पे मिनरल जो होते हैं वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली मेटल। और मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और वहां से हम उस मेटल्स को निकाल सकते हैं। पर वो जो मेटल होता है ना, वो सिर्फ प्योर मेटल नहीं होता, उनके साथ थोड़ी थोड़ी गंदगी भी लगी रहती है, फिर बोल सकता हूँ इम्प्योरिटीज, उसी को हम ओर्स बोलते हैं। इन शॉर्ट मिनरल हम किसको बोलेंगे, मिनरल हम बोलेंगे मेटल प्लस ओर को। ठीक है, और सिर्फ मेटल होता तो प्योर मेटल होता। हालांकि ऐसा प्योर मेटल सिर्फ सिल्वर और गोल्ड ही पाया जाता है, थोड़ा बहुत उसमें मिट्टी लगी है, वरना उसमें कुछ खास मिला नहीं होता, वो प्योर पाया जाता है। बाकी सब किसी ना किसी इम्प्योरिटीज के साथ पाए जाते हैं।
अब बात आती है कि ये बता पड़े कि भैया मेटल होते कहाँ से, उसको हम निकालते कैसे हैं, कहानी उस चीज की है। तो उसको समझते हैं। ये हैव लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, बिल्कुल अच्छे से रट चुके हैं, घोट चुके हैं। हैविंग दिस नॉलेज यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सोर्स। चलो ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। सब मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट। कुछ मेटल जो है अर्थ में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट मतलब एकदम खुली जगह वैसे पाए जाएंगे। अच्छा, जैसे इसने बोल दिया, सबसे पहले हमारे दिमाग को ये आना चाहिए कि भैया कोई भी कैसे भी पाया जाए, पोटेशियम और सोडियम तो पाए नहीं जा सकते, क्योंकि अगर ये खुली जगह रहेंगे तब तो क्या पकड़ लेंगे, फायर। तो 100% है कि ये फ्री स्टेट में पाए नहीं जाएंगे, इसलिए इसने लिखा है सब मेटल्स। सम आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज आर द लीस्ट रिएक्टिव। हमने जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी उसमें जो लास्ट के 4-5 थे वो लीस्ट रिएक्टिव थे। तो दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री। अब क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, तो जैसे हैं एकदम वैसे ही प्योर मिलेंगे। ठीक है। अब एग्जांपल के लिए गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर फाउंड इन द फ्री स्टेट। कॉपर सिल्वर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड और। कॉपर सिल्वर जो होते हैं वो कभी कभी सल्फाइड के साथ मिक्स या फिर ऑक्साइड के साथ मिक्स भी पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, सल्फाइड के साथ भी पाए जाते हैं, या फिर ऑक्साइड के साथ भी पाए जाते हैं। द मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज कौन कौन से, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब हाईली रिएक्टिव है। तो भैया ये सब तो फ्री में नहीं मिलेंगे। दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट, क्योंकि सारे रिएक्ट कर जाते हैं जल्दी से, इसलिए नहीं मिलेंगे। अगर मिलते तो रिएक्ट पहले ही हो जाते, कहानी इन लोग की पहले ही खत्म हो जाती। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव, थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं। तो ये भी किसी न किसी के साथ मिक्स हुए आते हैं। जैसे किसके साथ, या तो ऑक्साइड के साथ, या तो सल्फाइड के साथ, या तो कार्बोनेट। अब प्योर मेटल जब इन सब के साथ मिक्स हुआ आता है ना, तो इन्हीं सबको हम बोल देते हैं और। इन्हीं को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्योर मेटल निकालते हैं। उसको निकालने का तरीका क्या है, वो बात, वो सभी चीज की अलग अलग है। सो thus on the basis of reactivity we can group the metals into the following three categories. अब हर लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी या हाई रिएक्टिविटी को एक्सेप्ट करने का जो तरीका है, जो टेक्निक है, सब में अलग अलग होती है। जैसे कि अब जो हाई रिएक्टिविटी है भैया वो फ्री स्टेट में तो पाया नहीं जाएगा। ठीक है। तो उसको हम कैसे पाते हैं, जो हाई रिएक्टिविटी उसमें कुछ ना कुछ मिक्स होते हुए आता है। तो उसको हटाने के लिए, उसके और को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब करंट देते हैं और फिर हमें प्योर मेटल मिल जाता है। जो मेटल्स मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज के होते हैं, या तो वो कार्बोनेट से जुड़े हुए आते हैं, मतलब उसमें कार्बोनेट मिक्स होता है वो, और इम्प्योरिटीज, या फिर सल्फाइड की इम्प्योरिटीज, या फिर और मिक्स हुए आते हैं। तो अगर कार्बोनेट्स होते हैं तो याद रखेंगे सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन। होता क्या है अभी पढ़ेंगे, पीछे लिखा हुआ है। सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन, ये प्रोसेस है। इसको करके हमें मेटल मिलेगा किसमें, जिसमें ऑक्साइड होगा, जिसमें ऑक्सीजन की परत लगी होगी। प्योर नहीं मिलेगा, जिसमें ऑक्सीजन की परत लगी होगी। ऐसी जिसमें सल्फाइड होगा उसमें हम रोस्टिंग करेंगे। ये क्या होता है हम पीछे पढ़ेंगे। जब रोस्टिंग कर देंगे तो हमें जो मेटल मिलेगा उसमें ऑक्साइड की परत मिली होगी, अभी प्योर मेटल नहीं बना है। फिर ऑक्साइड को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी पढ़ चुके हैं। तो जब आप रिडक्शन करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, मेटल प्योर मिलेगा। अब कहानी आती है जो लो रिएक्टिविटी के होते हैं। जनरली वो फ्री स्टेट में तो पाए जाते हैं, पर कुछ कुछ में सल्फाइड ओर्स होता है। जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं उनको तो ले लेंगे आराम से, मिट्टी हटा देंगे, मिल जाएगा, कहानी खत्म, प्योर मेटल है वो। पर जिस जिसमें सल्फाइड और मिला है, तो जहां जहां सल्फाइड वहां वहां रोस्टिंग ही करेंगे। और रोस्टिंग के बाद थोड़ा मेटल जो मिलेगा उसको और रिफाइन करके प्योर मेटल ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। अब इनरिचमेंट ऑफ ओर्स देख लेते हैं। Ore mined from Earth are casually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. called gauge. These impurities must be removed from ore prior to the extraction of the metal. The process used for removing the gauge from the ore are based on the difference between the physical and chemical properties of the gauge and the ore. Different separation techniques different है। तो मेन बात हमने पढ़ लिया कि होगा कैसे। एक्सेप्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। अब उस मेटल को जिसकी जो लो रिएक्ट करता है उसको कैसे निकालते हैं। तो मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, वो रिएक्ट जल्दी नहीं होते हैं। सो द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। सो बस उनको हल्का सा हीट कर दोगे तो उसमें जो ऑक्साइड की जो थोड़ी बहुत जो परत होगी ना, जो अपने आप हट जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, वो
और वो मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सिनाबार, HgS इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी। HgS क्या है? मर्क्यूरी से निकला एक ओर है। ठीक है, याद रखेंगे HgS नाम में ही मर्क्यूरी। अब देखो ये आपका P/Q, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहीं से। देखो एक तो ये रोस्टिंग कैल्सिनेशन क्या है, देखो यहीं पे एकदम आ गया। 2021 में आया था क्या? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट कन्वर्ट सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड? अभी हमने पढ़ा, इसे हम क्या बोलते हैं? सल्फाइड ओर को हम किसमें? रोस्टिंग में। ठीक है, ये देखो यहीं कहीं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ये देखो मेलेबल डक्टिलिटी। और इससे पहले वो कहाँ था यार? रिड्यूस हाइड्रोजन, देखो ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। अच्छा पहले तो हम कर लेते हैं, वो बाद में ढूंढेंगे, थोड़ा बहुत PYQ अभी कर लेंगे साथ ही साथ। ठीक है, इतना याद रखना कि सिनाबार जो है वो किसकी ओर है? मर्क्यूरी का है। व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट्स फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जब इसको हीट करेंगे तो ये किस में मिलेगा हमको? मर्क्यूरी ऑक्साइड में मिलेगा। मर्क्यूरी ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मर्क्यूरी ऑन फर्दर हीटिंग। वो फिर लास्ट में हमको क्या मिलेगा? मर्क्यूरी मिलेगा। देखो ये जो सिनेबार ये नेचुरली मिलेगा, ये मर्क्यूरी नहीं है प्योर मर्क्यूरी, ये नेचुरली अकर होता है, ऐसे ही मिलता है। हम उसमें से फिर क्या करते हैं, थोड़ा हीट करेंगे तो उसमें ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा, और हीट करेंगे तो हमें सीधे Hg मिल जाएगा। सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज Cu2s सल्फाइड के फॉर्म में, उसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे और फिर उसको उसमें से प्योर मेटल निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई भी दिक्कत आई होप नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं हम? जो लो रिएक्टिविटी सीरीज है, क्योंकि या तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत ऑक्सीजन होता है। ठीक, ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब बात आते हैं मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज की, जिसमें आपका रोस्टिंग और कैल्सिनेशन वाला प्रोसेस चलता था। तो क्या बोलता है? जिसमें सल्फाइड होता है या कार्बोनेट होता है, उसके लिए अलग अलग चीजें होती हैं, ताकि सबसे पहले उसमें से हम क्या निकाल सके, उसमें से उसको हम ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर ऑक्साइड फॉर्म में हम रिडक्शन करके उसको निकालें। तो मेन बात कैल्सिनेशन या रोस्टिंग होती है कि हमें सिर्फ उस चीज को ध्यान रखना है। सो द सल्फाइड ओर, जिसमें वो जो सल्फाइड ओर होता है जो एस से जुड़ा हुआ आता है, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑक्साइड में। कैसे करते हैं? उसको बहुत तेज से बहुत ज्यादा हीट देते हैं, किसके प्रेजेंस में? एक्सिस एयर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? एक्सिस एयर के प्रेजेंस में। इसी को हम रोस्टिंग कह देते हैं बस। सल्फाइड को हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग होता क्या है? हीट देना एक्सिस एयर में। एक्सेस मतलब ज्यादा एयर होनी चाहिए। कार्बोनेट को हम ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं? हीट देते हैं, पर एयर जो होती है ना वो लिमिटेड होती है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? कैल्सिनेशन बोल देते हैं। केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिलेशन ऑफ जिंक और कैन बी शोन इन दिस। जैसे क्या था कि बेस ZnS, एस था तो हमने ऑक्सीजन ज्यादा दी। सल्फाइड है, सल्फाइड मतलब रोस्टिंग, रोस्टिंग मतलब आपको ज्यादा रोस्ट करना है। ठीक है, रोस्ट ज्यादा करना है। ठीक है, आपने हीट दी ज्यादा ऑक्सीजन के फॉर्म में तो आपको ऑक्साइड के फॉर्म में मिला। अब जो ऑक्साइड के फॉर्म में मिला है उसको आप थोड़ी और हीट दे देंगे, ZnCO3, और हीट दे देंगे तो आपको आखिरी में क्या मिल जाएगा? जिंक मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आई होप आपको यहाँ तक नहीं होगी। अच्छा नहीं, ये तो आपको क्या मिल गया, ये जब आपने हीट दी, ये सॉरी एक चीज, हाँ यहाँ पे एक चीज बताना था मेरे को। जब आपने इधर हीट दी तो ये किस फॉर्म मिला? आपको ZnO मिला। अब हमें पता था कि जब भी ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा तो हम उसके बाद क्या करते थे? रिडक्शन करते थे, पीछे लिखा भी हुआ है। अब रिडक्शन हम उस चीज से करेंगे कि जो उस ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन को निकाल ले तो हम उसको रिडक्शन बोल देते हैं। तो ZnO से हम C कार्बन लेते हैं, कार्बन से रिएक्ट कराते हैं तो हमें प्योर जिंक मिलता है, और कार्बन ऑक्साइड गैस निकल जाती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। जिंक हुआ, जो लोहा या जिंक आयरन ये सब जो फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में बनता है, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग सेम, इसलिए तो उनको इतना कोयला चाहिए होता है। कोयला किस लिए चाहिए होता है? एक तो हीट के लिए चाहिए होता है, ज्यादातर हीट हो, और फिर बाद में जब वो मेटल आपको ऑक्साइड की फॉर्म मिलेगी ना, तो वही कार्बन से आप उसको रिएक्ट कराते हैं तो आपको प्योर फॉर्म में देता है, और इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। बात समझ में आ रही है क्या? आप जब कहीं भी देखें, जो आयरन स्टील की जो इंडस्ट्रीज होती है ना, वो क्या होती है भैया, वो कार्बन बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्ट करती हैं। ठीक है,
क्यों? ये सब आयरन स्टील बनाने के लिए क्यों? क्योंकि पहली चीज, एक तो कार्बन चाहिए भैया आपको ज्यादा हीट करने के लिए, ठीक है। जब ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाएगा तो फिर से आप उस कार्बन को यूज करेंगे रिडक्शन करने के लिए, ठीक है। अब इसने यही बोला कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हम जानते हैं, वो सब हमें पता है। Beside using carbon या coke to reduce metal oxide to metal, sometimes displacement reaction can also be used. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminum, etc. as reducing agent. अब कभी कभी हम ये लास्ट में ये कार्बन न यूज करके हम कोई और सा मेटल यूज कर लेते हैं ताकि वो ऑक्सीजन को बस हटा दे और हमें प्योर प्योर मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मैग्नीज, मैंगनीज नॉट मैग्नीशियम, इसका Mn होता है, डाइऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर। जब भी हम MnO2 को, इस बार कार्बन नहीं लिया, इस बार हमने एल्यूमिनियम लिया, उसको हम जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, Mn हमें मिल जाएगा, एल्यूमिनियम Al2O3 निकल जाएगा और हीट तो रिलीज होती होती है, ठीक है। उसने कहानी बता दी। अब उसने क्या बोला, दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली, अच्छा मुझे बताओ, ये यहीं से देखो, चलो छोड़ो। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, वो बोल रहा है कि कोई भी ऐसी रिएक्शन वो हमेशा क्या होगी, हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक मतलब आपको क्या देगी, ज्यादा हीट छोड़ेगी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। अब वो ये बोलता है कि जब भी आप इसमें से ये ऑक्साइड वाली चीज हटाते हैं तो वो इतना ज्यादा हीट छोड़ता है कि जो आपको फाइनल जो मिलता है ना, वो एक मोल्टन स्टेट में मिलता है। फिर आप उसको सुखा सुखा के ले, अलग अलग बात है। ऐसी क्या करते हैं लोग, द रिएक्शन ऑफ Fe2O3 with aluminium is used to join railway tracks और क्रैक। अब देखो भैया, Fe2O3 क्या होता है, Fe2O3 मान लो एक लोहा ही है। Fe क्या है, एक लोहा है, बस उसमें ऑक्सीजन की परत लगी है, ऑक्सीजन की परत लगी है। अब मुझे देखा मैंने कि दो रेलवे ट्रैक के बीच ना थोड़ी सी क्या है, क्रैक है। अब इसमें एक प्योर लोहा तो डालूंगा नहीं और वो सेट फिक्स होगा भी नहीं, तो मुझे थोड़ा मोल्टन स्टेट का चाहिए होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा बीकर लूंगा, उसमें लगाऊंगा, उसमें उसमें क्या डाल दूंगा, उसमें डाल दूंगा एल्यूमिनियम का पाउडर। अब वो इतना, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो इतना ज्यादा गर्म होगा कि ये एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजन की लेयर को हटा तो देगा, पर जब ये आयरन जब निकलेगा ना तो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि ये आयरन सॉलिड फॉर्म में नहीं निकलेगा जो आपने पहले डाला था, ये निकलेगा एकदम मोल्टन स्टेट में। और वो मोल्टन स्टेट उस गैप में डालेंगे ताकि बाद में ठंडा होकर वो एकदम ग्लू की तरह काम करे। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसी रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। कि Fe2O3 को एल्यूमिनियम के साथ आपने करा तो आपको प्योर Fe तो मिला, पर किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और उसी फॉर्म में हमें चाहिए। तभी तो अंदर एकदम ब्रेक, उसमें जो ब्रोकन चीज है उसमें जो गड्ढे में अच्छे से जाएगा। और Al2O3 अलग मिली, हीट तो रिलीज ही कर रहा है। बात समझ में आ गई, इसी को हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। रिमेंबर ये PYQ है। आगे बढ़ते हैं, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। हमने दो चीज देख ली, लो वाली देख ली, मिडिल वाली देख ली, अब टॉप वाली देखते हैं। मेटल्स हाई अपन रिएक्टिविटी सीरीज और वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो भैया वो फ्री स्टेट में तो पाए जाते होंगे नहीं। दे कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। अब उनको हीट नहीं कर सकते कार्बन के साथ जो सब में कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम to the respective metals. This is because these metals have more affinity for oxygen than carbon. वो इसलिए कि जितना ज्यादा कार्बन, जितना वो रिएक्ट करता है इनसे सबसे ज्यादा, तो एल्यूमिनियम और ये सब सारे, ये सब इतना ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप उसको नहीं करा सकते। इसलिए हम इसको क्या कराते हैं, हम इनको इलेक्ट्रोलाइटिक कराते हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइटिक से जो ऑक्साइड की जो लेयर है वो खत्म हो जाए और हमें क्या मिले, एक प्योर चीज मिले। तो इलेक्ट्रोलाइटिक जब भी कोई बोले तो मतलब भैया यार, बीकर में दो रॉड होती है, उसमें करंट पास होता है तो प्योर मेटल एक तरफ, इंप्योरिटीज एक तरफ आ जाती है, ठीक है, और कुछ नहीं होता। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है ठीक है। द मेटल्स प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस, रिफाइनिंग। अब मेटल को रिफाइन करने की प्रोसेस जो हमने लास्ट में देखी थी, आखिरी में रिफाइनिंग, तो रिफाइन करने का भी एक तरीका है। द मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब अबव आर नॉट वेरी प्योर। अब रिडक्शन करने के बाद कई सारे मेटल्स जो हमें एकदम प्योर नहीं देते, दे कंटेन इम्प्योरिटीज, उसमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज मिली होती है, विच मस्ट बी रिमूव टू obtain प्योर मेटल, जिसे हमें निकालना पड़ेगा ताकि हम एकदम प्योर मेटल करें। सो द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। अब हमें ये रिफाइनिंग फिर से किसके साथ करनी है, इलेक्ट्रोलाइटिक से ही करनी है।
रिफाइनिंग ऑफ मेटल सिर्फ एक उसके लिए नहीं होता, किसी भी चीज के लिए। मान लो अगर आपने एल्यूमिनियम के, सपोज के लिए एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा है, तो इसमें ऑक्सीजन हट गई, पर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है मान के चलो, पर हमें एकदम प्योर चाहिए, तो हम उसको फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक से रिफाइनिंग करा देंगे। तो रिफाइनिंग उस प्रोसेस को बोलेंगे कि जब आपने वो किसी के साथ रिएक्ट करा दिया, रिडक्शन करा दिया, पर वो अच्छे से हुआ नहीं, फिर आपने वापस किसी और से कराया तो उसको और रिफाइन कर रहे हैं, बस इसलिए। अब वो कौन कौन किस से रिफाइन करा सकते हैं? सबसे पहले करंट से। Many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold, etc. are refined electrolysically. In this process, the impure metal is made of the anode and the strip of pure metal is made the cathode. A solution of metal salt is used in electrolyte. The apparatus set up this on passing current through the electrolyte. Pure metal from the anode dissolved into the electrolyte. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. मतलब भाई ये करंट है, इम्प्योरिटीज प्योरिटीज एक तरफ हो जाएंगी और एक तरफ इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है। The soluble impurities go into the solution where the soluble impurities settle on the bottom of the anode and known as anode body। ठीक है वो सब पानी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। रिफाइनिंग क्या होता है वो हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है वो सब हमने पढ़ लिया। मिनरल और ये सब ठीक है। कोरोजन। अब कोरोजन को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। तो हमने ये चीज पहले भी देखी थी कि मतलब देखो कोरोजन क्या होता है कि किसी भी चीज में अगर पानी के साथ या फिर वाटर ऑक्सीजन के साथ अगर वो मिक्स होता है तो उसमें वो कोरोड हो जाता है। तो अब जो अब मान लो आपका आयरन जो है वो अगर कोरोड होगा ना तो वो रेड कलर में, थोड़ा रेडिश कलर में देता है, पर सारे जो एलिमेंट्स वो सब रेड में नहीं देते, सब कुछ कुछ अलग अलग में देते हैं। जैसे कि सिल्वर, सिल्वर मान लो, जो सिल्वर आप जो मान लो पहनते हो, अगर वो एयर के साथ आप थोड़े कुछ टाइम तक पहनोगे तो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, वो थोड़ा थोड़ा काला हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो ब्लैक में हो जाता है। ऐसे याद रखेंगे, सिल्वर जो आप पहनते हो उसको अगर थोड़ी ज्यादा देर तक पहनो मतलब वो एयर से रिएक्ट करता है तो ब्लैक बन जाएगा। फिर जो कॉपर है, अगर कॉपर रिजेक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, अपना शाइनी सरफेस छोड़ देगा और उस पर ग्रीन कोटिंग जम जाएगी। ठीक। फिर आयरन जो है, आयरन अगर वो छोड़ोगे तो उसको हम रस्ट बोलते हैं, और वो थोड़ी थोड़ी रेडिश ब्राउन कलर की दिखेगी। इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं सबको हम रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एक्सरसाइज दे दी, इसको देखना। अब देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन हम कैसे करते हैं। तो द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। अब उसमें पेंट कर दोगे आप, पहली परत ही पेंट की जोड़ दोगे तो उसमें ऑक्सीजन रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। ऑयल लगा दो, ग्रीजिंग कर दो, गैल्वेनाइजिंग कर दो, क्रोम प्लेटिंग कर दो, एनोडाइजिंग कर दो। एनोडाइजिंग मतलब समझ रहे हैं आप, एल्यूमिनियम वाला। या फिर एलॉय बना दो। एलॉय मतलब वही है कि यार आप एक दो मेटल या दो मेटल नॉन मेटल को आप जोड़ देते हो तो उसी को हम एलॉय बोल देते हैं। ठीक है। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है, इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। याद रखेंगे, ये पीवाईक्यू है, मैं आपको भी दिखा भी दूंगा। क्या कि गैल्वेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो स्टील या आयरन को रस्ट होने से बचाती है। इसमें पेंट भी कर सकते हैं, पर अगर ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, आप उसमें जिंक की लेयर चढ़ा देंगे। इसकी जिंक की लेयर चढ़ाना ही गैल्वेनाइजेशन है। ठीक है। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग। अच्छा एक बात समझो, हमने एक पढ़ा था कि एनोडाइजिंग में हम एल्यूमिनियम की परत भी चढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं ताकि रस्टिंग, तो फिर हम इसमें एल्यूमिनियम क्यों नहीं कर सकते? तो मेन बात है कि दोनों ही बढ़िया हैं, पर बात यहाँ पे थोड़ी स्ट्रॉन्ग की, थोड़ी कॉस्ट की बात आ जाती है। क्या है कि एल्यूमिनियम जो है ना आपका जिंक से थोड़ा ज्यादा महंगा मिलता है, और इसको जिंक थोड़ा सस्ता मिलता है। तो जो सस्ती चीज है, और जिंक जो है थोड़ा ज्यादा अच्छा प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है, इसलिए हम बहुत सारे इसमें जिंक का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम का भी हम यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, याद रखना है गैल्वेनाइजिंग जुड़ा है जिंक से, एनोडाइजिंग जुड़ा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। फिर आगे बात करता है कि अलोइंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। अलोइंग मतलब भाई कि आपने एक मेटल के साथ कोई एक दूसरा मेटल या नॉन मेटल मिक्स कर दिया, तो उसी को हम एलॉय बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेटल बट इट इज नेवर यूज इन इट्स प्योर स्टेट। दिस इज बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेज इजिली व्हेन हॉट। सही बात है भाई। But if it is a mixed with small amount of carbon, it becomes hard and strong। समझ गए, तो इसी को हम alloy बोल देते हैं। When iron is mixed with nickel and chromium, we get stainless steel। आपको याद रखना है इस चीज को एकदम अच्छे से, मैं इस पे हाईलाइट कर देता हूँ। क्या कि when iron is mixed with nickel and chromium, we get stainless steel।
which is hard and does not rust. ठीक. Thus if iron is mixed with some other substance, its properties change. In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substance. बस उसने इतनी सी बात बोली कि अगर आप किसी भी मेटल को अलग अलग किसी भी मेटल नॉन मेटल के साथ जोड़ दोगे तो भैया उसकी प्रॉपर्टीज तो चेंज होनी ही होनी है, इसमें तो कोई बात नहीं है। इसका एग्जांपल आपको इसको याद रखना है। In fact, the properties of any metal can be changed as this. ठीक है, substance and alloy is a homogeneous mixture of two or more metal or a metal and non-metal. It is prepared by first melting the primary metal and then dissolving the other metal in different properties and cool then it room temperature. मतलब alloying की उसने प्रोसेस बना दी। क्या करते हैं कि भैया कोई भी मेटल, मान लो आयरन नहीं है तो आयरन को सबसे एकदम पिघला दो मोल्टन स्टेट में, फिर उसमें वो डाल दो जो आपको मिक्स करना है, तो फिर जब इन दोनों मिक्स हो जाएगा, जब सूख जाएंगे तो ये एलॉय बन जाएगा और कुछ नहीं। अब ये इसने एक कहानी दी हुई है, कहानी का एक बात बताइए कि प्योर गोल्ड जो होता है ना, प्योर गोल्ड वो 24 कैरेट का होता है और जो कि बहुत सॉफ्ट होता है। इट इज देयर फॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इसलिए हम ज्वेलरी उससे नहीं बना सकते क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होता है, एकदम सॉफ्ट होता है। तो भैया एकदम सॉफ्ट से ज्वेलरी बनाओगे तो सही से होगी नहीं, तो इसमें हम एलॉय मिक्स करते हैं, काय का, सिल्वर का या फिर कॉपर का, ताकि उसे थोड़ा हार्ड बना सके। जनरली इन इंडिया 22 कैरेट गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। इट मीन दैट 22 पार्ट ऑफ प्योर गोल्ड यूज होता है और बाकी 2 पार्ट कॉपर या फिर सिल्वर यूज होता है। बात समझ में आ गई? ठीक, आई होप ये चीज आपको, कैरेट जो है ना, कैरेट एक प्योरिटी का यूनिट मान सकते हो। कैरेट क्या होता है? प्योरिटी यूनिट होता है। ज्यादा कैरेट मतलब ज्यादा प्योरिटी। आगे कहानी क्या बोलता है? विव वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी, जो कि मर्क्यूरी क्या है आपका? मेटल है जो कि लिक्विड में रहता है। देन द alloy इज नोन एज अमलगम। अब भैया मर्क्यूरी एक लिक्विड में है और आपने किसी मेटल के अंदर डाला तो हमें वो क्या बन जाएगा? अमेलगम बन जाएगा। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन alloy इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। सही बात है भाई, मतलब उसकी इलेक्ट्रिसिटी या मेल्टिंग पॉइंट जो उसमें है वो किसी प्योर मेटल से तो कम ही होगी क्योंकि उसमें थोड़ा मिलावट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, ब्रास किसका एलॉय है? याद रखेंगे, कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? कॉपर और टिन का। आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं पे अगर सिर्फ और सिर्फ सिंपल कॉपर की बात करी जाए तो वो बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसी तरह सोल्डर किसका एलॉय है? लिड और टिन का। ठीक है, मल्टीप्लाई वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। ठीक है, ठीक है। यहाँ से आपको 3-4 चीजें याद करनी है कि अमेलगम क्या होता है जिसमें मर्क्यूरी डलती है, ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक, ब्रोंज क्या होता है, कॉपर और टिन, सोल्डर क्या होता है, लेड और टिन। ठीक, ये मेटलर्जी है, ये सब कहानी। ठीक है, गलत बात है। ठीक, तो यार टाइम ज़्यादा हो गया। ठीक है, आई होप मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी मैं इसके जो छोटे थोड़े बहुत जो, जैसे वाइट गोल्ड, देखो इसमें जैसे ये क्वेश्चन है, हमने वाइट गोल्ड नहीं पढ़ा पर आपको याद, इसको यहाँ से पढ़ लेंगे, आंसर ए है। तो आपको याद रखना है कि वाइट गोल्ड क्या होता है? जिसमें निकेल पैलेडियम मिला होता है उसी को हम व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। वरना अगर किसी गोल्ड को, अभी अभी हमने पढ़ा था, गोल्ड को थोड़ा हार्ड बनाओ तो हम क्या डालते हैं? या तो कॉपर डालते हैं या फिर क्या डालते हैं? कॉपर और टिन डालते हैं शायद। शायद एक बार मैं भी देख लूँ, भूल रहा हूँ। ओ सॉरी, कॉपर और सिल्वर डालते हैं, टिन बोल रहा हूँ। कॉपर और सिल्वर डालते हैं, ए जी। ठीक, पर व्हाइट गोल्ड में क्या डालते हैं? निकल पैलेडियम और गोल्ड रहता है। ठीक है, ये हमने इसको कर ही लिया था। अब ये आप देखेंगे, देखो इसी को देख लो, 2021 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, वाटर और एसिड। बस आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ देखना है कौन सा इन तीनों में से किसी एक से भी रिएक्ट नहीं करता। सोडियम, बस सोडियम तो ऑक्सीजन वाटर दोनों से बहुत भयंकर रिएक्ट करता है। ठीक है, आ गया आयरन। आयरन किससे रिएक्ट करता था? वाटर, वाटर मतलब या स्टीम हो सकता है तो वाटर, नहीं तो एसिड से रिएक्ट करता ही आयरन। ठीक, कॉपर भी करता है। ईयू, ईयू क्या है? गोल्ड, गोल्ड किसी से नहीं करता, ये हम पढ़ चुके हैं, तो आंसर क्या है आपका? गोल्ड आएगा। ठीक, गोल्ड प्राइस टू ज्वेलरी। अब ये देखो, ये आंसर अभी अभी हम पढ़ के आए कि कौन सा मेटल है कि अगर हम उसको गोल्ड के साथ मिक्स करें ज्वेलरी में तो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, या तो कॉपर या सिल्वर, है कि नहीं? अभी अभी जैसे लिखा ऊपर। ये तो फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन विद कोल्ड वाटर। कौन है जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है कोल्ड वाटर? तो कोल्ड कोल्ड वाटर के साथ वो रिएक्ट भी करना चाहिए, तो कौन अच्छे से रिएक्ट करता है देखते हैं। सोडियम हमने ऊपर ही पढ़ा था, ये घर के छोटे लड़के हैं वो जो चिल्लाते बहुत है,
तो आंसर क्या आ जाएगा? सोडियम। आई होप जो हम देखो पढ़ाई एकदम सिंपल सिंपल है, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तुरंत टिक कर दोगे। ठीक। Manganese is extracted by heating manganese dioxide with aluminium powder. Which of the following statement regard reaction is correct? The reaction is exothermic. देखो अभी अभी हमने मैग्नीज पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था कि अगर एल्यूमिनियम पाउडर से करोगे, एल्यूमिनियम पाउडर से किसी को भी हटाओगे, एक्सट्रैक्ट करवाओगे, ताकि उसका ऑक्सीजन निकले, तो हमेशा वो रिएक्शन कैसी होगी? हीट रिलीज करोगी, और हीट रिलीज बोले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, मुझे तो फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिक्रीज अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल के कुछ क्वेश्चंस आ गए इसमें, ठीक है कोई बात नहीं। मुझे तो फॉलोइंग नॉट रिड्यूस, नॉट रिड्यूस द जिंक। अच्छा, देखो क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा मेटल जो है जिंक को रिड्यूस नहीं करेगा, जिंक को रिड्यूस नहीं करेगा। तो इतना तो है कि यार जिंक को, जो जिंक से कम वाले हैं उनकी बस की नहीं है रिड्यूस करना। अब जिंक कहाँ पे आता है? तो सबसे पहले अपन सीरीज याद करते हैं, माँ के नाम से आप लोगों ने मैग्नीशियम लिखा था, मैग्नीशियम के बाद कौन था? एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन था। तो जिंक से पहले वाले ही सारे इसको रिड्यूस कर पाएंगे। जिंक से नीचे वाला उसको कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा पावरफुल है नीचे वालों से। तो ऊपर वाले से देखते हैं, जिंक के कॉपर जिंक से नीचे आता है, सिल्वर नीचे ही आता है, हाइड्रोजन भी हमने लेड के आसपास लिखा था, एल्यूमिनियम बच गया, एल्यूमिनियम इसके ऊपर वाला ही है, तो एल्यूमिनियम आंसर हो जाएगा। ईपीएफओ में आया था, देखो कितना इजी इजी है, पढ़ने के बाद नॉर्मल हो जाएगा सभी। फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डू सिल्वर आर्टिकल रिएक्ट विथ मेक सिल्वर आर्टिकल ब्लैक? किसके साथ ब्लैक बना लेता है भाई वो? सिल्वर आर्टिकल किसके साथ? या तो सल्फर के साथ रिएक्ट कर लेता है, द फेस ऑफ सम मेटल सच एज आयरन करोड विच। अच्छा अच्छा, सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक, तो यार वो सल्फर के साथ। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक समटाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू दिस बिकॉज़ इट इज सल्फर। अच्छा, वो ऑक्सीजन के मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन मेन, सिल्वर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर आप उसको एयर में छोड़ दोगे तो एयर में जो सल्फर है ना उसके साथ रिएक्ट करता है, और वो ग्रीन बना देता है, सॉरी ब्लैक कर देता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, इस चीज को शायद मैंने वहां पे मिस कर दिया था। देखो यही फर्क है। देखो फिर से एकदम एनसीईआरटी चीजें आ रही है क्या। जो द फॉलोइंग मेटल इज केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल में किस किस को डाल के रखते हैं? सोडियम और पोटेशियम को, तो आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। ठीक है, लस्टरस हमने इसको कर ही लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज बोथ मोलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज? तो भैया सोडियम तो नहीं, क्यों? क्योंकि सोडियम जो है आपका बहुत वो है, क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट है। मेटल है पर सॉफ्ट है। मरकरी मेटल है पर लिक्विड है। ठीक है, सी, चलो सी तो ईयू है, ईयू आपका गोल्ड होता है। मान लो अगर सी यू, खैर सी में सीजियम है शायद, सीजियम, गैलीलियम, गैलीलियम सीजियम, ये सब आपके क्या थे? ये सब पढ़ो। ठीक है, गोल्ड क्या है आपका? गोल्ड आपका मेलेबल भी है और डक्टाइल भी है। ठीक है, क्वेश्चन देखो फटाफट हो जा रहे हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूट सोल्डर, सोल्डर किसका? अभी अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, लेड और टिन का। फिर जो तो फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट फ्री स्टेट में कौन कौन पाया जाता है? गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक आंसर। सिल्वर में कभी कभी हमने देखा, सिल्वर में या तो ऑक्साइड या सल्फाइड की लेयर पाई जाती थी। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है। वाई सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रीन, देखो ये जो है ना, ये क्वेश्चन ये एसिड बेस में पढ़ा है हमने, एसिड बेस में ही पढ़ा है कि जो सिल्वर क्लोराइड है EgCl, वो क्यों ग्रे हो जाता है सनलाइट में। इट फॉर्म सिल्वर मेटल एंड एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर्म सिल्वर मेटल एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सिल्वर मेटल एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, from silver Ag and is an example of endothermic reaction. It forms silver is an example of substitution reaction. देखो हमने इसको ना मेनली डिकम्पोजिशन, मतलब ये हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने इसको मेनली पढ़ा था। ठीक है, क्या बनाता था ये AgCl था। ठीक है, जब आप इसको सनलाइट में रिएक्ट करते थे तो Ag देता था और क्लोराइड अलग से देता था, सिल्वर हमको ग्रे कलर में देता था। तो वही बोल रहा है क्या कि इट फॉर्म सिल्वर मेटल। ठीक है, सिल्वर मेटल तो दे ही रहा है। एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक तो है क्योंकि ये हीट नहीं दे रहा ना, एक्सोथर्मिक तो नहीं है। एक्सोथर्म एंडोथर्मिक मान के भी चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल भी नहीं, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये दोनों चीज हट गई। ये सिल्वर आयन नहीं दे रहा था, सिल्वर मेटल प्योर मेटल दे रहा था, तो इसलिए आंसर इसका ये है। ठीक है, आई होप ये भी देखो, हाउ मेनी वैलेंस आर प्रेजेंट क्लोरीन।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सब यार 9th क्लास की चीजें हैं। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किसका एलॉय था? कॉपर और जिंक। ब्रास किसका एलॉय था? कॉपर और जिंक। ठीक है। अब इसको आप आराम से कर सकते हो, रिएक्टिविटी सीरीज कौन ज्यादा पावरफुल। तो सबसे पहले तो कैल्शियम में लिखा था, तो सबसे पहले कैल्शियम ज्यादा ही होगा। बस इन दोनों में से कोई सी होगा, इन दोनों में से काट देते हैं। कैल्शियम के बाद देख लेते हैं एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी, एयू। चलो इसको यहीं पे थोड़ा रखते हैं। कैल्शियम के बाद एल्यूमिनियम आएगा, ये दोनों तो पक्का है, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। फिर मर्क्यूरी और एयू। हमने क्या मर्क्यूरी कहाँ पढ़ी थी? देखो याद करेंगे तो लेड, मर्क्यूरी हमने पतली के फॉर्म में पढ़ी थी। लेड हाइड्रोजन था, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, क्या होगा? ये आंसर में भी ये में भी नहीं, ए ही है, ये देखो, ये रहा। लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक, ये हम याद कर चुके हैं। नाइट्रोजन इज नॉट एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट, ये बायो का है थोड़ा बहुत। नहीं तो ठीक है। Which of the following elements has the same valency? ये ठीक है, देखते हैं ना, वैलेंस वैलेंसी अलग। अच्छा, which of the following compound is in black and white photography? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी तो क्या था? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, EgBr, ये आपका एसिड बेसिस का ही है। ठीक है, आखिरी में जो रिएक्शन थी सिल्वर ब्रोमाइड की, जो सिल्वर ब्रोमाइड अलग कर देता था ब्रोमाइड क्लोराइड की, उसकी बात है। ठीक है, ब्रोमाइड क्लोराइड की थी, उसी में रिएक्शन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में हम पढ़ते थे। देखो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की। ठीक है ठीक है, ये दोनों रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड तो हम पढ़ ही चुके हैं, सिल्वर ब्रोमाइड ये देख लीजिए। टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, और थिन लेयर, स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए थिन लेयर यूज होती है, काहे की होती है? जिंक की। अभी हम देखो फिर से दिखा देता हूँ, ये ऊपर ये इसलिए दिखा रहा हूँ, गैल्वेनाइजिंग, ये देखो। टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, किसकी क्या यूज करते हैं हम? जिंक की आयरन यूज करते हैं। ठीक है। ठीक, तो ये की पूरी आपकी वो है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे फटाफट तो आपको पूरा का पूरा आराम से हो जाएगा। देखो एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा है। करेक्ट पेयर पहले विच ऑफ द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन कौन सा लिक्विड रहेगा? तो ब्रोमीन और मर्क्यूरी लिक्विड रहता है। ठीक है 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 ठीक है। ठीक है, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, आई होप मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। एक बार यार भरोसा करके थोड़ा फॉलो कर लेंगे, थोड़ा सपोर्ट कर लेंगे, तो आपके लिए भी फायदा रहेगा, फायदा तो खैर मेरे लिए भी है। ठीक है, अब जो पढ़ा रहा हूँ आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी, इंटरेस्ट आ रहा होगा। जो भी चीज़ आपको लगता है कि नहीं इसको थोड़ा और बेहतरीन कर सकते हैं, या थोड़ा आपको मुझे, आप चाहते हैं कि आप मुझे कुछ और सजेशन दें, तो प्लीज़ 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 कमेंट करें, ताकि मैं और बेहतर कर सकूँ और बेहतर पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और हेल्थी रहिए, ध्यान रखिए अपना। तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट के साथ, चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।